डीसी टू तेहरान कोहराम मच गया है। इजराइल हमास युद्ध जब चरम पर पहुंच चुका है, उस वक्त पोप का ऐसा बयान सामने आया है जिसने हलचल पैदा कर दी। पोप फ्रांसिस ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान नरसंहार के आरोपों की जांच के लिए खुलकर मांग की है। पोप ने सितंबर में कहा था कि गाजा और लेबनान में इजराइल के हमले अनैतिक और असंगत हैं और उसकी सेना युद्ध नियमों से परे चली गई है। और अब नरसंहार के आरोपों की जांच कराने को कहकर पोप ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बड़ी बात यह है कि पहली बार पोप फ्रांसिस ने गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया। असल हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई को जानने और इसको प्रमाणित करने के लिए पोप ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की, इसलिए कि इसको लेकर ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आ रही हैं। ये मांग उसी तकनीकी परिभाषा के अंतर्गत आती है। विश्व बिरादरी में गाजा में इजरायली हमले में मारे गए लोगों के लिए सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका ने तो इजराइल को यहां तक धमकी दी थी कि आम फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला थमा नहीं तो वो इजराइल को दी जाने वाली सहायता रोक देगा। लेकिन गाजा में मौतों का सिलसिला तब थमता जब इजराइल हमला करना बंद करता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आम फिलिस्तीनी की मौत पर दलील देते रहे हैं कि इसका कारण यह है कि हमास के आतंकी इन लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इजराइल उन्हीं रिहायशी इलाकों पर हमले करता है जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका होती है। हाल में गाजा के दक्षिण में खान यूनिस में इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमला किया। यहां विस्थापित लोगों के लिए शेल्टर है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अंधाधुंध गोलीबारी की। नतीजा हुआ कि बच्चों और उनके माता पिता की मौत हो गई। वहीं उत्तरी गाजा के बेल लाहिया इलाके में भी हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की पुलिस के मुताबिक कैसेरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर गोले दागे जाने के बाद 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हमले को लेकर इजरायली फौज IDF की ओर से स्टेटमेंट जारी की गई। इसमें बताया गया कि बेल लाहिया इलाके में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया गया। हमास की गतिविधियां तेज होती देख वहां पर अटैक किया गया है। बयान में कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में फिर से हमले तेज करते हुए कहा है कि हमास के आतंकवादी वहां फिर से संगठित हो गए हैं। इजराइल बारंबार ये कहता रहा है कि गाजा में जब तक हमास का आखिरी आतंकी जिंदा है, हमले बंद नहीं होने वाले। बता दें कि बीते साल 8 अक्टूबर जब इजराइल ने गाजा के खिलाफ अटैक शुरू किया, तब से लेकर अब तक गाजा में 43,846 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान गाजा में कम से कम 1,740 लोग घायल हुए, जबकि विस्थापित लोगों की तादाद करीब 18 लाख की है। हालांकि हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा जा चुका है। दूसरे चीफ बने याहिया सिनवार को भी इजरायली फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया है और इस वक्त हालात ये हैं कि हमास का कोई भी ऐसा कमांडर जिंदा नहीं बचा है जिसकी कोई अपनी पहचान हो। कुल मिलाकर कहें तो संगठन हमास अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ 40 किलोमीटर लंबी और 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी अब तक इजराइल की मुट्ठी में नहीं आ सकी है। इजराइल की इसे लेकर दलील है कि हमास के रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकी इसकी बड़ी वजह है। दूसरी वजह है हमास की लंबी चौड़ी सुरंगें और तीसरी वजह है ईरान का हमास को समर्थन। गाजा में होने वाली मौतों को लेकर अमेरिका चिंता जता चुका है। 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इजराइल को एक पत्र भेजकर कहा गया है कि गाजा में मानवीय स्थितियों को सुधारें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई। इससे पहले इस साल की शुरुआत में जब इजराइल की ओर से दक्षिणी गाजा में अपने ऑपरेशन को विस्तार देने की कोशिश की जा रही थी तो अमेरिका ने हजारों बम की डिलीवरी रोक दी थी। हालांकि जल्द ही अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति फिर शुरू कर दी, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर तो बमबारी की ही, लेबनान पर भी जोरदार हमला किया था। गाजा पट्टी में भीषण इजरायली हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति ने भी कहा कि गाजा में इजराइल की नीतियां और युद्ध के तरीके नरसंहार के अनुरूप। UN मानवतावादी कार्यालय यानी OCHA ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उत्तरी गाजा तक मदद पहुंचाने की 6 कोशिशों को ब्लॉक किया गया है। OCHA के मुताबिक गाजा की घेराबंदी के जरिए मानवीय सहायता में रुकावट पैदा करके आम नागरिकों और सहायता कर्मियों को निशाना बनाकर इजराइल ने पूर्व मंशा के साथ भुखमरी को युद्ध तौर तरीकों के रूप में इस्तेमाल किया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों समेत फिलिस्तीनियों के साथ क्रूर अपमानजनक बर्ताव किया, लेकिन इजराइल की सेहत पर इसका कोई असर नहीं दिखा। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को अमेरिका का साथ और बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली बंधकों को लेकर जताई गई चिंता की आड़ में सब कुछ दब गया।
गाजा इस वक्त करीब करीब कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। जो बच गए हैं उन्हें रोटी तक मयस्सर नहीं हो रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग जिंदगी से हताश होते जा रहे हैं। और इस बीच पोप फ्रांसिस का बयान आता है कि इजराइल ने अगर नरसंहार किया तो इसकी जांच होनी चाहिए। उधर युद्ध में उलझे इजराइल के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई है। इजराइल पहले से ही गाजा में हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, यमन में हूती विद्रोहियों से, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया से, इराक में ईरान समर्थित फोर्स से और बहरीन के मिलिशिया संगठन से जंग ही कर रहा है। और नेतन्याहू ने इसका जिक्र एक नहीं कई बार किया भी है। लेकिन अब नेतन्याहू के लिए तुर्की भी एक मुश्किल बनकर खड़ा हो गया है। यानी कि इजराइल के पहले 6 फ्रंट एक्टिव थे, अब 7वां फ्रंट तुर्की भी खुलने जा रहा है। तुर्की ने एलानिया तौर पर इजराइल को दुश्मन देश मान लिया है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने पहले इजराइल में घुसकर मारने की धमकी दी, फिर उनके मंत्री ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी और अब खबर है कि तुर्की ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इजरायली राष्ट्रपति दरअसल अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में जाने के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बताएं कि तुर्की इजराइल दुश्मनी की दरार पिछले साल जब इजराइल गाजा में घुसा उस वक्त से चौड़ी होनी शुरू हो गई थी, जिसका हासिल अब नजर आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति का सुरक्षा कारणों से बाकू जाना रद्द किया जा चुका है, लेकिन तुर्की के इस स्टैंड ने इजराइल को तुर्की को लेकर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल है कि आखिर अचानक तुर्की को इजराइल से डर क्यों लगने लगा है, क्योंकि अपने आसमान से नहीं गुजरने दिया इजराइल के राष्ट्रपति का विमान। कल तक जो तुर्की गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर विरोध कर रहा था और साथ ही इजराइल को तेल की सप्लाई कर रहा था, तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्की ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन ने सऊदी अरब और अजरबैजान के दौरे के दौरान इजराइल से संबंध खत्म करने का ऐलान किया। एर्दोआन ने कहा कि मेरे नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की सरकार इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध जारी नहीं रखेगी और हम अपने इस रुख पर आगे भी कायम रहेंगे। बता दें कि तुर्की और इजराइल के संबंध मुश्किलों से भरे रहे हैं। तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। सवाल फिर वही, तो फिर अचानक क्यों तुर्की ने इजराइल से अपने संबंध खत्म कर लिए? دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها أمام عدم التزامها بالقانون الدولي وارتكاب الإبادة الجماعية واستهداف وكالة الأونروا في فلسطين। एर्दोआन के दिमाग में क्या चल रहा है, समझने के लिए आपको रियाद से आई ये तस्वीरें देखनी होंगी। रियाद में आयोजित ये सम्मेलन का नाम अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन दिया गया था। रियाद में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गाजा और लेबनान में चल रहे इजरायली हमले पर ही चर्चा हुई और इस शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। उधर इसी अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इजराइल के हमलों को नरसंहार करार दिया। बात यह है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए एर्दोआन अपने इलाके के देशों से रिश्ते गहरा रखना चाहते थे। उनके इस प्लान में इजराइल भी शामिल था। सितंबर में ही एर्दोआन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और उन्हें अंकारा आने का न्योता दिया था। एर्दोआन चाहते थे कि वो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ बने, न कि इजराइल को नाराज करें। एर्दोआन ने ऐसी ही कोशिश यूक्रेन और रूस के बीच ग्रीन कॉरिडोर डिप्लोमेसी के रूप में की थी और उन्हें कामयाबी भी मिली थी, लेकिन अचानक से एर्दोआन के बोल बदलने लगे। हालांकि ये भी गौरतलब है कि नेतन्याहू और एर्दोआन के बीच तनातनी तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब बात आर पार की जंग तक पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात इजराइल के लिए मुश्किल भरे पैदा हो चुके हैं, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है और नेटो पर हमला करने का मतलब क्या होता है ये दुनिया जानती है। लिहाजा मामला बेहद बुरा फंस चुका है और इजराइल एक तरफ तुर्की तो दूसरी तरफ पोप के नरसंहार वाले बयान पर उलझ चुका है।